Hello everyone. In the previous lecture, we have discussed about the Thomson model of atom and the Rutherford model of atom. ठीक है, हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ लिया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कंक्लूजन क्या क्या दिए थे रदरफोर्ड ने। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक, ये कहा था रदरफोर्ड ने। तो ये कैसे कहा था, मैंने ये पढ़ने के लिए कहा, मैंने ये आपको सोचने के लिए बोला था कि उसने कैसे सोचा कि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड कर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ना कि वो स्टेशनरी है। ये कैसे सोचा होगा उसने, तो ये देखते हैं थोड़ा सा। तो इसके बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। ये क्या होता है आपका, अगर आपका इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी होता तो क्या होता, ये आपका न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन अगर क्या होता आपका एक स्टेशनरी होता तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती, फोर्स लगती, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, और थोड़े टाइम के बाद क्या होता, ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाते। क्या कर जाते, कोलाइड कर जाते। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर इम्बेडेड हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ थॉमसन टाइप के मॉडल का आपका हो जाता वो। ठीक है, जिस टाइप से थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव के चार्ज के अंदर कहीं कहीं आपके इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, कुछ कुछ वैसा हो जाता। बट फर्दर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, बट जो रदरफोर्ड मॉडल था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है। तो ये जो इनके बीच में फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स है, कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स किसी और टाइप में यूज़ हो रहा है। तो किस टाइप में यूज़ हो रहा है, उन्होंने सोचा कि ये किस टाइप में यूज़ हो रहा होगा। ये इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए ये फोर्स यूज हो रहा है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस टाइप में यूज़ हो रहा है, आपका सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जो फोर्स आपका यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा। और इनका जो ये मॉडल था वो किस टाइप से रिजेंबल कर रहा था, आपका सोलर सिस्टम की तरह है। ठीक है, जैसे आपका जो सोलर सिस्टम के अंदर होता है, सन के अराउंड क्या होता है आपका, सन के अराउंड प्लैनेट्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सन को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, आपके प्लैनेट्स की तरह है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर होता है वैसे ही उन्होंने एटम का मॉडल बताया था कि उसी टाइप से हमारा एटम का मॉडल होता है। ये बात उन्होंने की थी। ठीक है, यहाँ तक आपका हो जाता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसके बाद आते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड कि ये फेल कहाँ हुआ था रदरफोर्ड। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फेलियर ऑफ या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। आप ड्रॉबैक भी बोल सकते हो या फिर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड। तो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड कहाँ आता है, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है कहाँ पर, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन एक मैक्सवेल हमारे आते हैं, मैक्सवेल साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्योंकि वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करता रहेगा, कंटिन्यूसली एमिट करेगा रेडिएशंस को। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी को क्या करता रहेगा, लूज़ करता रहेगा। अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, एनर्जी को लूज़ कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जंप कर जाएगा और आपका जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से होना चाहिए था, बट ऐसा तो एक्चुअल में होता नहीं है। तो इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि आपकी स्टेबिलिटी कैसे होती है एटम की। अगर इस टाइप से वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ा टाइम के बाद वो क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और जो आपका एटॉमिक मॉडल है जो रदरफोर्ड ने दिया है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक, सेकंड क्या था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, अगर हम कोई बड़ा एटम लेते हैं तो उसके अंदर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बता पाए थे, और साथ में उन्होंने एनर्जी की भी कोई बात नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी, कोई डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं इट सेज नथिंग, दिस मॉडल नथिंग सेज अबाउट द distribution of electron around the nucleus and the energy of these electron। ना उन्होंने कोई एनर्जी की बात की थी। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या आता है, दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं ये मैं अभी बताऊंगी आपको। This model can't explain the atomic spectra of an atom। ठीक है, किसी एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है आपका, जैसे ही हम कोई गैस लेते हैं या फिर कोई भी हम पार्टिकल लेते हैं, यहाँ पर कोई भी एटम हम लेते हैं, उसके अंदर से कोई वाइट लाइट अगर पास करवाई जाती है तो वाइट लाइट क्या होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर यहाँ पर मिलने चाहिए। बट यहाँ पर होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर्स कलर्स ही क्या होते हैं, शो होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ वगैरह कम होगी तो वो क्या होंगे, दिखेंगे नहीं। तो उस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसके अंदर सिर्फ कुछ ही कलर्स क्यों शो हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। ठीक है, यानी कि दिस मॉडल कांट एक्सप्लेन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम। तो इस तरीके से आपका जो रदरफोर्ड मॉडल है वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद जो फेलियर के जो पॉइंट थे, यही पॉइंट आपके क्या होते हैं, मेजर डेवलपमेंट होती है बोर मॉडल की। इन्हीं से क्या होती है आपकी बोर मॉडल की डेवलपमेंट होती है। बोर मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम फेलियर ऑफ रदरफोर्ड हमने पढ़ा है, और अब हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में, आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, ये हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, आपका न्यूक्लियस की वजह से होता है, सॉरी प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने न्यूक्लियस के अंदर होंगे वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और आपका जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यानी कि हम इसको एटॉमिक नंबर को इस तरीके से बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मास नंबर की। किसी भी एटम है, एटम के अंदर मास नंबर क्या होगा, इसकी हम बात करते हैं। तो मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे प्लस में क्या होंगे, आपके साथ में न्यूट्रॉन्स होंगे। तो यानी कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में, यानी कि Z एटॉमिक नंबर हो गया आपका,
प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो टोटल मास होगा वही आपका क्या होता है, मास नंबर होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो ये आपका होता है मास नंबर। अब आपका एटॉमिक सिंबल क्या होगा किसी भी एलिमेंट के लिए, ये देख लेते हैं कि एटॉमिक सिंबल क्या होगा। हमें पता लग गया मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में हमें पता लग गया है। अब हम देखते हैं एटॉमिक सिंबल। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हमें एटॉमिक सिंबल यानी कि उसके एटम के लिए सिंबल लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, एटॉमिक सिंबल। तो एटॉमिक सिंबल, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हम उसको एक्स से डिनोट कर लेते हैं, तो एक्स आपका एलिमेंट हो गया। लेफ्ट साइड में आपके सबस्क्रिप्ट, अपर जो सबस्क्रिप्ट होगा ए और लोअर सबस्क्रिप्ट होगा आपका जेड। ए सबस्क्रिप्ट मतलब मास नंबर और जेड क्या होगा आपका, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए ये क्या होता है आपका एटॉमिक सिंबल होता है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होता है आपका एक ही, वन ही तो आपका क्या होता है मास, और एक ही आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है एटॉमिक सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आइसोबार, आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार आर द एटम विद द सेम मास नंबर। ठीक है, जिनका सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक, आइसोबार आर द एटम्स, आर द एटम्स विद सेम मास नंबर but different atomic number. For example, isobar of carbon, कार्बन के isobar C614 एंड C714। ठीक है, देखो इनका आइसोबार में क्या है, मास नंबर तो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर क्या करेगा, डिफर करेगा। ठीक है, एक तरीके से आपके जो प्रोटॉन्स हैं या फिर आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं दोनों में। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या करेगी, डिफर करेगी। ये बात भी हम बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डिफर। ठीक है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिफर करेगी, एक दूसरे से अलग अलग होगी। ठीक, तो ये थे आपके आइसोबार। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके, एटम विद द आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। अब क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा और जो मास नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, आइसोटोप्स कहलाएंगे वो। एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर but different mass number are known as isotopes। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके आइसोटोप्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि 1H1 इस तरीके से नोट करते हैं, 2D1 और 3T1। यहाँ पर क्या है, देखो एटॉमिक नंबर तो क्या है इनका सेम है बट मास नंबर क्या है यहाँ पर डिफर कर रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं 1H1 है, यहाँ इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ये क्या है आपका ड्यूटीरियम और ये क्या है आपका ट्रीटियम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आइसोटोप हाइड्रोजन होते हैं।
और इनके अंदर क्या होता है आपका, प्रोटॉन्स नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। यानी कि आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। अदर एग्जांपल है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 37Cl17 एंड 35Cl17, ये आपके आइसोटोप ऑफ किसके होते हैं, क्लोरीन के आइसोटोप हैं, ठीक है। तो इनके भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। और यहाँ पर नंबर डिफ़र क्या करेगा, आपका न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफ़र करेगा। देखो एक बार एग्जांपल निकाल के दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्लोरीन में देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन के आइटम में देख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे आपके, 17 होंगे, दोनों में ही 17 होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, दोनों में 17 होंगे। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 35 माइनस 17 एंड 37 माइनस 17। तो 35 माइनस 17 कितना हो गया, 18 एंड 37 माइनस 17 कितना हो गया आपका, 20, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं। तो आपके क्वेश्चंस में आ सकता है ऐसे कि इन द आइसोटोप व्हाट इज़ द डिफरेंट नंबर, ठीक है। तो क्या होते हैं आपके डिफरेंट नंबर में, न्यूट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर के अंदर होते हैं इन द आइसोटोप्स, ठीक है। तो आज हमने बात की है फेलियर ऑफ रदरफोर्ड के बारे में, फिर हमने बात की एटॉमिक नंबर मास नंबर के बारे में, और देन हमने आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच। ओके।